अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत इस चीज़ का दावा कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस हवाले से वो ज़र मुबादला के ज़खायर का हवाला देते हैं, वो शरह सूद में कमी का हवाला देते हैं जो 15% पर आ गई है, वो अब अफरात ज़र का हवाला देते हैं जिसका वो कहते हैं कि महंगाई तो कम नहीं हुई है लेकिन महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है वो 6.9% पर आ गई है। इसके अलावा वो सरमायाकारी की भी बात कर रहे हैं, वफूद का आना जाना जो है उसको वो इस बात से ताबीर कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी की आमाजगाह बनने जा रहा है। लेकिन IMF का वफ़द भी पाकिस्तान के गैर मामूली दौरे पर है और वो उन तरजीहात का जायज़ा ले रहा है जिसका वादा जो है वो पाकिस्तान ने किया था। अब तक की जो सूरत हाल है उसके अंदर दिखाई ये दे रहा है कि वो काफ़ी हद तक वो भी जो ख़बरें मंजर आम पर आ रही हैं मुतमईन हैं। इससे पहले ये बात हो रही थी कि जो वसाइल में शॉर्टफॉल है उसके लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि ना मिनी बजट आएगा और ना पेट्रोलियम मसनूआत पर GST जो है वो लगेगा। लेकिन क्या पेट्रोलियम मसनूआत की बैन अवी सतह पर इस वक्त जो कीमतें हैं और हम जिस कीमत पर यहाँ दे रहे हैं बिलवास्ता तौर पर उसमें इजाफ़ा करके बराह रास्त ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि जो इस वक्त वसाइल में शॉर्टफॉल का सामना है उसको पूरा किया जा सके, लेकिन इस तरीके को जो है वो अपनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक जो है वो इस वक्त ज़रई इनकम टैक्स में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। सिंध और बलूचिस्तान दो सूबे ऐसे हैं जिन्होंने अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ जो है वो नहीं की है। दूसरी तरफ ताजर दो स्कीम जो है वो भी नाकाम हुई है और अब मामलात जो हैं वो जिस नहज पर हैं उसमें पाकिस्तान को यकीनन $5 अरब के फाइनेंशियल गैप का जो है वो सामना है और IMF जो है जो सऊदी अरब से हम उधार पर तेल की बात कर रहे हैं उसके हवाले से भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और भी उनकी जो तरजीहात हैं उसके हवाले से उन्होंने अपने अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना हैं सेनेट में। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। सलीम मांडवीवाला साहब, पहले तो मैं ये राय लेना चाह रहा हूँ कि ये फरमाइएगा कि हुकूमत ये कह रही है कि मईशत जो है वो इस्तेकाम की जानिब गामज़न है। आप क्या समझते हैं कि महज कुछ इशारियों का ठीक हो जाना मईशत की मजबूती का आकाश है? देखिए नदीम साहब, पहले तो मैं आपको बताऊं हम IMF प्रोग्राम में गए क्यों हैं। IMF प्रोग्राम में हम इसलिए गए हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और चीज़ें जो है हम सही कर सकें। और जिन चीज़ों की IMF पिछले 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ IMF के प्रोग्राम हो रहे हैं और इनकम्प्लीट छोड़ दिए जाते हैं, एग्जिट कर दिया जाता है। एक दफ़ा सिर्फ IMF का प्रोग्राम कंप्लीट कर सके, उसके अलावा हम कभी भी IMF का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर सके। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी गुफ्तगू रहती है और जो वो आके हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये इसलिए लंबा प्रोग्राम किया गया है कि जितनी चीज़ें पाकिस्तान में ठीक करनी है, चाहे वो SOEs हों, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट का इशू हो, चाहे वो डॉलर पैरिटी का इशू हो, ओवरऑल जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी। और स्टेबिलिटी लाने के लिए ये चीज़ें हमें सही करनी है। ये देखें, आप किसी बैंक के पास भी जाते हैं ना कोई लोन लेने, तो आपसे वो कागज़ मांगता है, आपकी कैपेसिटी पूछता है, चाहे आप गाड़ी का लोन लें, चाहे आप घर का लोन लें, चाहे आप बिजनेस का लोन लें। तो आप लोन लेते जाते हैं, आप में कैपेसिटी है नहीं पे करने की, और आप मुल्क को एक डिफिकल्टी में फर्दर हम डालते गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं समझता हूं अब गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के पास, अब आपको चीजें ठीक करनी पड़ेंगी।
जो सब्सिडीज हैं, जो एग्जेम्पशंस हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की एग्जेम्पशंस हैं। अब ये एग्जेम्पशंस आपको खत्म करनी पड़ेगी। आपको स्टैंड अलोन इकोनॉमी को चलाना पड़ेगा, ताकि ये हम इसको एक रोबस्ट इकोनॉमी बनाएं, और ये नहीं हो कि जी ये सपोर्ट के बगैर इकोनॉमी चल नहीं सकती। और वो सपोर्ट दे दे कि आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम ना वो अफोर्ड कर सकते हैं सब्सिडीज, ना उनको हम फंड कर सकते हैं। हर साल हम पैसे बोरो करते हैं अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के लिए, अपनी लोन की पेमेंट्स करने के लिए, अपने डिफेंस को चलाने के लिए। तो ये कब तक चलेगा? ये नहीं, ये सस्टेनेबल ही नहीं रहा। नहीं रहा। तो अब अच्छा, तो ये चीजें सही करनी है। ठीक है। अब खुर्रम शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे कि जो एक इसका एक सलीम मानवी वाला साहब ने एक ओवरव्यू तो पेश किया है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई हम उस इस्तेकाम की जानिब गामजन हैं इन तमाम तर जो कोताहियाँ हैं उसके बावजूद, क्योंकि ये चीज़ें अभी भी ठीक करने वाली हैं, अभी भी ये इनके ऊपर काम नहीं उस तरीके से हो रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। नदीम साहब देखिए, मैं इनको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। दो हिस्से मैं समझता हूँ हैं जो कि हमें हैंडल करने हैं। एक हिस्सा है जो हम ऑन गोइंग इकोनॉमी एक होती है आपकी, जिसमें आप अपने फॉरेक्स रिजर्व्स देखते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, करंट अकाउंट और अपने इन्फ्लेशन के नंबर्स देखते हैं। और दूसरा आप देखते हैं कि आपकी फिस्कल पोजीशन क्या है, आपके टैक्सेस कहाँ से आप ले रहे हैं, किस तरह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और खर्चे किस तरह से आप कर रहे हैं। तो उसमें हमने अगर एक 1.5 साल का जायजा लें तो जिस पोजीशन में एक 1.5 साल पहले थे उसके मुकाबले में बहुत बेहतर पोजीशन में। आप रिजर्व्स देख लें, $4 तक चले गए थे, आज हम कोई $12 बिलियन पे खड़े हैं। महंगाई की शरह 2 साल में बहुत बढ़ी, उसके बाद महंगाई की शरह थम गई है, क्योंकि इतनी बढ़ गई थी कि अब उससे ज्यादा क्या बढ़ना। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर गिरना शुरू हुई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ा, रुपया स्टेबल हो गया आपका। कुछ स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए, कुछ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने जो है चीजें की, स्मगलिंग पे थोड़ा सा काबू पाया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट जो है फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल सरप्लस में कन्वर्ट हुआ, जो कि मेरे ख्याल में 20 साल बाद हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप इन्फ्लेशन की शरह देखें तो वो भी आपके यहाँ कोई 1.5-2 साल के लो पे है। तो इंटरेस्ट रेट्स अब आहिस्ता से नीचे आ रहे हैं, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को जो है वो अया कर रहे हैं। उसके साथ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस मजीद नीचे आने की तवक्को है। तो ये सब चीजें मैं इसको कहता हूं कि ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म है। अब जो बात हम कर रहे हैं वो जो दूसरा हिस्सा है वो है रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्टेबिलिटी, ये रिकवरी, ये टर्न अराउंड कह लें, इसको अगर सस्टेन करना है और दोबारा उसी साइकिल में नहीं जाना जो हम हर 3 साल 5 साल बाद जाते हैं, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है। कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती कंट्री में, हुकूमतें जो है अपनी मुद्दतें पूरी नहीं करती, या फिर जो लोग हैं हुकूमतों के लगाए हुए वो अपनी जो है वो पोजीशंस पे नहीं रहते, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है पॉलिसी कंसिस्टेंसी का या पॉलिसी स्टेबिलिटी का भी, जिसका इम्पैक्ट आता है सारे जो है फैक्टर्स पे, जो मैंने मैक्रो फैक्टर्स आपसे डिस्कस किए। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना, जिसमें एनर्जी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं कि एनर्जी के पूरे सेक्टर को बेहतर करना है ताकि आपकी ग्रोथ जो है वो सही सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो। फिर आपके यहाँ जो सिविल रिफॉर्म्स हैं वो आपने करने हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स आपने करने हैं, टैक्सेस जो हैं बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर नहीं लगे हुए, उनको टैक्स नेट में लाना है। उसके बाद फिर आपने अपने खर्चों को जो है वो कंटेन करना है। मैं इस तरफ आता हूं खुर्रम शहजाद साहब, जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं उनको आपने जो है वो ठीक करना है। ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, ये मैं आता हूं इस तरफ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं। वेलकम बैक। अब सलीम साहब, आपकी चूँकि 2 तरह की मामला है, अब सियासी इस्तेकाम की बात वो कर रहे हैं। अब देखिए, सियासी इस्तेकाम जो है कि आपको लगता है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद आप ये समझ सकते हैं कि मुल्क के अंदर अब एक तसलसल चलेगा, और इस वक्त जो एक एहतजाज का सिलसिला है हर महीने एक कॉल का, उसके नतीजे में सूरत हाल जो है वो उस पे एतबार जो है वो कायम रह सकेगा, या आप समझते हैं कि ये अभी मामला जो है ये मईशत के लिए तकलीफ दे है? सर देखें,
सियासी इस्तेकाम का जहाँ तक मसला है ना, वो तो डायलॉग के थ्रू ही होगा। नदीम साहब देखें, वो डायलॉग होना चाहिए, और हम तो एज पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहते हैं कि हम डायलॉग में बिलीव करते हैं। और 26वीं तरमीम भी जो आपने देखी, उसमें कोई पॉलिटिकल इस्तेकाम का इशू नहीं था। उसमें बेसिकली आप देखें वो रिजॉल्व कैसे हुआ, डायलॉग से ही हुआ। तो जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, और कोई भी पार्टी अगर ये कहेगी कि जी हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे और हम एहतजाज करेंगे और हम अपनी मर्जी चलाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो गलत है। क्योंकि ये मुल्क सबका है, ये एक किसी ना पार्टी का है ना किसी आदमी का है। तो आप जब तक टेबल पे बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपने मसलों का हल आपस में मिल के निकालेंगे नहीं, तो ये इस्तेहकाम आना मुश्किल है। और अगर सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएंगी और एक ही पार्टी ये ऑब्जेक्शन करती रहेगी, तो ये मैं समझता हूँ कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। अब इसमें खुर्रम शहजाद साहब ये फरमाएगा कि मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, पहले आपसे कर लेता हूँ कि जो सरकारी इदारे हैं, हम इसकी ब्लीडिंग पर बहुत बात करते हैं कि ख़जाने पर बहुत बड़ा ये बोझ है, लेकिन जब निजकारी का मामला आता है तो एक मजाक की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है और दिखाई ऐसे देता है कि निजकारी के हवाले से कोई भी हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है। क्या हुकूमत संजीदा नहीं है, या जो इदारे हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई हुकूमत जो है, खासकर हुकूमत जो हुकूमत वक्त होती है, वो इंटरेस्टेड ना हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड हुकूमत वक्त ना होती तो जो प्राइवेटाइजेशन हुई भी हैं ओवर द पीरियड वो ना होती। ये जरूर होता है कि उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस या पॉलिटिकल इंटरेस्ट या जो हुकूमत ऑपोजिशन में होती है उसे प्राइवेटाइजेशन अच्छी नहीं लगती। जब वो हुकूमत में होती है तो उसे प्राइवेटाइजेशन उसका एजेंडा होता है, और वो फिर दूसरी हुकूमत जो प्राइवेटाइजेशन होती है वो जब ऑपोजिशन में जाती है तो उसको वो पसंद। पॉलिटिकल बिजनेस एज यूजुअल नहीं बनाया हमने इसको, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स एज यूजुअल बना दिया है। चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, IMF का प्रोग्राम हो, करेंसी हो, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो, या बिजली की कीमतें हो, पेट्रोल की कीमतें हो, हमने इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दी ये चीजें जो कि बिजनेस एज यूजुअल होती है पूरी दुनिया में। और गवर्नमेंट जो है ना वो लार्जर चीजों पे, डेवलपमेंट्स पे जो है ना वो फोकस करती हैं कि आप नेशन की प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी, आगे डेवलपमेंट कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, कैसे दुनिया में हम कम्पीट करेंगे। ये सब चीजें हम सोचते ही नहीं, हम क्रिटिकलिटीज में फंसे रहते हैं। उसमें प्राइवेटाइजेशन भी एक बड़ा पॉलिटिकल जो है ना वो एंगल बन गया है। मेरे ख्याल में SOPs की जो है ना एक स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स उस तरह से नहीं बनी, वो विजन नहीं रहा हमें कि हमने कैसे जो है निकलना है बिजनेसेस से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कोई भी हुकूमत वक्त रहती है वो ये नहीं सोच पाई, वो इतनी ज्यादा जो है पॉलिटिकल जो है ना वो रेसलिंग में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि इस तरह की प्रायोरिटीज पे वो फोकस ही नहीं कर पाती। फिर पॉलिटिकली वो इतना ज्यादा कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, बहुत ज्यादा पावर में लोग नहीं होते, मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स नहीं होती जो कि उसको सिंगल हैंडली जो है वो पुल कर सकें। तो मैं कहने का मतलब यह है कि प्लान्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन सपोर्ट की जरूरत है, सबको एक जगह बैठने की जरूरत है, सबको ये रियलाइज की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें सलीम मांडवी वाला साहब ये फरमाएगा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, आप लोग मुखालफत में थे। इसी तरीके से जो स्टील मिल है उसके हवाले से आपने कहा पीपल्स पार्टी ने आपसे मुराद ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसको ले और फिर आप उसको चलाने की बात कर रहे हैं। अभी जो जिस तरीके से PIA की प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला हुआ और जो बोली आई और जो पूरा सिलसिला हुआ, मैंने पहले भी कहा कि मजाक ही लगा। क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि रियासत जो है वो रहे इन्वॉल्व इदारों के अंदर, या इदारे चलाना जो है वो प्राइवेट लोगों का ही काम है? देखिए जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हमने अपोज नहीं की PIA की प्राइवेटाइजेशन। PIA की प्राइवेटाइजेशन PDM गवर्नमेंट में कैबिनेट ने अप्रूव की, जिसका हम हिस्सा थे। तो हमने तो सिर्फ ये कहा है कि आप इसको उठा के फेंक ना दें, अपने कोई फेवरेट्स को ना दें, प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन करें। और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि PIA के इंटरेस्ट में जो भी चीज़ अच्छी हो वो हमें करनी चाहिए।
और अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, जो भी मॉडल पीआईए को सही रहे और गवर्नमेंट को सही लगे कि जी इससे पीआईए की बेहतरी आ सकती है, हमने उसके फेवर में बात की है, उनके एम्प्लॉयज के फेवर में बात की है। तो ये गलत नैरेटिव है कि पीपल्स पार्टी ने कोई चीज ब्लॉक की है, ऐसी बात नहीं है। मगर जाहिर सी बात है, आप अगर प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जो लोगों ने, और मैं मिला हूं लोगों से जिन्होंने पीआईए के लिए बिड किया है, और उनकी क्या रिजर्वेशंस थी, उनके क्या मसाइल थे, और किस वजह से उन्होंने लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, सारा कुछ किया, पार्टिसिपेट किया प्राइवेटाइजेशन में, और बिड में वो नहीं आए। तो ये चीज सोचने वाली है कि वो बिड में नहीं, क्यों नहीं आपको आए। क्या लगता है वो क्या तहफ्फुज़ात थे जिसकी वजह से वो नहीं आए? एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगा कि वो क्या तहफ्फुज़ात थे जिसकी वजह से वो नहीं आए? देखें, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या वजह थी, बट डेफिनेटली उनके कुछ कंसर्न्स थे अबाउट, चाहे वो पीआईए का डेट हो, चाहे पीआईए के एम्प्लॉयज हो, चाहे दूसरी चीजें हो, जो जो चीजें उनको कुछ, जाहिर सी बात है कोई इतना बड़ा एक इदारा टेक ओवर करने जा रहा है, तो उसकी रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट को एड्रेस करनी है। तो अगर आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे और उनके इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे, या उनको जो अश्योरेंसेस चाहिए, जो गारंटीज चाहिए, जो लेजिस्लेशन चाहिए उसके ऊपर, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, मैं कहता हूँ, क्योंकि कुछ जो बिडर्स हैं वो मेरे जानने वाले भी थे, वो मेरे से भी आके मिले, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, और ये रिजर्वेशंस आप लिख के दें गवर्नमेंट को कि जी हमारी ये रिजर्वेशंस हैं, इनको आप दूर करें, तो हम तैयार हैं। और ऐसा नहीं है कि पीआईए को लोग तैयार नहीं है टेक ओवर करने के लिए, और उसको एक बेहतरीन एयरलाइन के तरीके से चलाने के लिए। और ये जो लोग थे सारे केपेबल थे, और उनमें कैपेसिटी थी, फाइनेंशियल कैपेसिटी भी थी, प्रोफेशनल कैपेसिटी भी थी। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई इतने जो लोग आए जिन्होंने बिड किया पीआईए के लिए, उन्होंने एक्चुअली बिड क्यों नहीं सबमिट की। अच्छा, इसमें ये फरमाइएगा, ठीक है पीआईए की आपने ये बात की, अब जो स्टील मिल है उसके बारे में भी इसी तरह की चीज़ें हैं कि जी असल नज़र जो है वो ज़मीन पर है, बहाना स्टील मिल है। अब आप ये आ रहा है मौक़िफ़ कि जी सिंध गवर्नमेंट उसको ले और फिर दोबारा रूस के साथ बात की जाए या इसको चलाने की कोशिश जो है वो की जाए। देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल मसला है कि फेडरल गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि ज़मीन के अलावा आप स्टील मिल प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। देखें, जितनी जगहें, चाहे वो रेलवे के लिए दी, स्टील मिल के लिए दी, किसी भी इदारे के लिए, पीटीसीएल के लिए दी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी होती है, जब आप उनसे जगह मांगते हैं, जब एक गवर्नमेंट की एंटिटी होती है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो जगह देते हैं। ये तो नहीं है कि आप कल वो जमीन उठा के उस पर कोई सोसाइटी बना दें, उसको किसी बिल्डर को बेच दें, इसको किसी, इसलिए तो नहीं दी थी ना उन्होंने जमीन आपको, उन्होंने दी थी स्टील मिल के लिए। तो अब उनका मौकिफ ये है कि भाई आप जमीन हमें वापस करें, स्टील मिल आपको प्राइवेटाइज करनी है आप प्राइवेटाइज करें, नहीं कर सकते तो आप हमें बताएं, हम कोई उसका हल ढूंढते हैं, हमें स्टील मिल हैंड ओवर करें, हम उसको किसी से बात करके चलाते हैं। क्योंकि आप स्टील मिल प्राइवेटाइज करें, वही मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, जो भी मॉडल आप लेके आएंगे स्टील मिल चलाने के लिए, तो वो चाहे सिंध गवर्नमेंट लाए चाहे फेडरल गवर्नमेंट लाए, मगर फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ जमीन बेचना चाहती है और उसमें सिंध गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं। अच्छा, इसमें खुर्रम शहजाद साहब, आपको क्या लगता है कि सलीम मांडवी वाला साहब का एक मौक़िफ़ है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब पीआईए जो है उसको क्या मतलब उसके एम्प्लॉइज़ सारे निकाल दिए जाएं, उसका लोन सारा पे कर दिया जाए, नीट क्लीन चिट नए तरीके से किया जाए। स्टील मिल के बारे में सलीम साहब कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट को इतराज़ है कि आप ज़मीन जो है उसको हाउसिंग कॉलोनीज़ में ना तब्दील करें, मतलब कुछ अगर प्राइवेटाइज करना है तो तरीके से हो।
देखिए, मैं बिल्कुल ये सलीम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने जो है ये कहा कि जी आप सही लोगों को बेचें, प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन हो, प्रोसेस फॉलो हो और एम्प्लॉयज़ का ख्याल किया जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और डेफिनेटली कोई भी चीज़ आप थ्रो अवे नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई, उसमें प्रोसेस का भी ख्याल रखा गया, उसमें वैल्यूएशन का भी ख्याल रखा गया, उसमें ये भी ख्याल रखा गया किसको दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स बिड तक जाना था और बिड तक तो एक प्रोसेस है पहुंचने का, वो बिड कामयाब हो या ना हो ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अच्छी बात क्या है उसमें कि कोशिश की गई और दोबारा कोशिश की जाएगी, तो उसके अंदर अब ये सारा प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, अब रिलेटिवली ज्यादा जल्दी चीज हो सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस तरह के आप एसेट्स जो है वो बेचने जाते हैं, निकलते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आपने उठे और आपने एक बिड की और बेच दिया। इसमें बहुत सारी चीजों की कंसिडरेशंस होती हैं। जो आपने एम्प्लॉयज की बात की, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखा गया है और उसमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल परमानेंट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, एफिशिएंसीज कैसे होंगी, कितने टाइम बाद हो सकता है, ये सब चीजें हुई हैं। और मेरे ख्याल में लेकिन वो जो बिड आई वो तो मजाक था ना खुर्रमशहजाद साहब, और फिर कोई आया ही नहीं। सलीम साहब तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रोसेस मुकम्मल किया लेकिन बिड नहीं किया। नहीं, तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि देखें, बिड अगर कामयाब होती है या नहीं होती, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लाजमी तो नहीं है कि बिड वही आए जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये है कि बिडर्स जो पहले थे वो नहीं एंड पर आए, वो क्यों नहीं आए, उसकी वजूहत हमें जाननी है और उस पर हल निकालना है। कि मिसाल के तौर पे 2-3 ऐसे डील ब्रेकर्स हैं जिसकी वजह से अच्छे बड़े बिडर्स ने कहा कि जी आप ये मसले हल कर दें, हम आ जाते हैं। तो अब वो मसले हल किए जाएं और वो मसले हल हों तो अब से वो 2 बिडर्स नहीं बल्कि ज्यादा बिड अच्छी आ सकती है, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा पीआईए को। तो मेरे ख्याल में एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और उसे होने दें और वो हमें पता चलेगा कुछ दिनों बाद भी कि किस तरह से ये बड़े जो हाथी हैं ये किस तरह से जो है प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में एफर्ट्स होनी चाहिए, पुश होना चाहिए, इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे आईएमएफ का प्रोग्राम है और इसमें हमारी अच्छी हमारी अपना जो है वो इसमें भला है एज अ कॉम। अच्छा, अब सलीम मानवीवाला साहब ये फरमाएगा कि अगले बरस से कहा जा रहा है कि ज़राई टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, और ये बात कही गई कि सिंध और बलूचिस्तान 2 हुकूमतें ऐसी हैं जिन्होंने कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं की है। आप कैसे देख रहे हैं, किस मतलब होना चाहिए ये एग्रीकल्चर ज़राई टैक्स जो है, और वो कह रहे हैं कि जो छोटे लोग हैं वो इस जद में नहीं आएंगे। देखिए जी, ये आईएमएफ के एग्रीमेंट का हिस्सा है और हमने एग्री किया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया जाएगा और ये हमने 2025 पे आईएमएफ के साथ एग्री किया है। अब इसको 2025 में हमें एक्टिवेट करना होगा। इट इज़ वन ऑफ द कंडीशंस दैट वी हैव एग्रीड टू विद आईएमएफ। आप सपोर्ट करेंगे इसको, इसके नफाज को, और जो क्योंकि असल तो सूबों ने ही अब पेशकदमी करनी है ना, मरकज़ के हाथ में तो इस हवाले से कोई चीज़ नहीं है। देखें, इससे सूबों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस फेडरल इनकम टैक्स की बात हो रही है। थोड़ा कंफ्यूजन है इसके अंदर, लोग समझ रहे हैं कि ये कोई लैंड टैक्स है या कोई इस टाइप की चीज़ है। दिस इज स्ट्रिक्टली इनकम टैक्स। इस वक्त एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है और एंड दिस फॉल्स अंडर अ सब्सिडी। तो आईएमएफ ने ये कहा कि ये एग्जेम्पशंस, डायरेक्ट एग्जेम्पशंस, इनडायरेक्ट एग्जेम्पशंस, सब्सिडीज, ये सब आप ख़त्म करें। आपको सब्सिडी देनी है, आप टैक्स लें अपना और फिर सब्सिडी दें जिसको भी आप देना चाहते हैं, जो उनका सिस्टम है। अब हम काफ़ी अरसे तक तो ये चीज़ों पे हम एग्री नहीं करते रहे हैं। अब ये है कि अब क्योंकि अब जो आईएमएफ के साथ हमने एग्रीमेंट किया है उसमें हमने ये चीज़ें एग्री की हैं, और सिर्फ ये नहीं, कई और सब्सिडीज़ हैं जो कि लोग और ऑर्गेनाइजेशंस ले रही थी, वो सारी हमने ख़त्म की हैं और इन फ्यूचर उनको टाइम दिया गया है ख़त्म करने के लिए। अब इसमें खुर्रमशहजाद साहब ये फरमाइएगा कि फाइनेंशियल गैप है $5 अरब का, सऊदी अरब और चीन से इंतज़ार है मामलात का। आपको लगता है वो हो जाएगा और स्मूथली आगे चलेगा सिलसिला? कुछ वो जो तेल मौखर अदायगी की बात हो रही है उसके ऊपर भी आईएमएफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो शायद सरमायाकारी में ना शामिल हो जाए।
हाँ देखिए, मुझे जहाँ तक मैंने ये देखा है, मेरे ख्याल में ये जो 5 अरब डॉलर हैं, ये अगले 3 साल में हमें चाहिए। ये इमीडिएट नहीं है। ये 3 साल का जो है वो अरसा है जिसके अंदर आपको ये 5 अरब डॉलर चाहिए। तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सिग्निफिकेंट रकम है जो आज हमें अरेंज करनी है। आपके इस साल की जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें रोल ओवर्स भी हैं। प्लस ये जो 5 अरब डॉलर है, ये अगले 3 साल का हमें, मुझे लगता है कि उसमें चाहिए होगा। और उसमें मुझे ख्याल में ये मैनेजेबल है। आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है 4% पे, और आपकी इन्फ्लेशन नीचे रहती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर फिस्कल रूम आपके यहाँ अच्छा क्रिएट हो रहा है, आपकी जो लोकल डेट है वो उसकी प्रोफाइल जो है लॉन्ग टर्म प्रोफाइल क्रिएट हो रही है और कम रेट्स पे हो रही है, जो मिनिस्टर फाइनेंस ने किया भी है। मुझे लगता है कि ये 5 अरब डॉलर का इतना बड़ा इशू नहीं होगा। जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि हम अपना जो लार्जर इशू है बड़ा डेट का, वो कैसे रीप्रोफाइल करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, अपने एसओईज को कैसे हम जो है ठीक करते हैं, एनर्जी के जो इश्यूज हैं वो कैसे ठीक करते हैं। ये सारे अफेक्ट्स हैं। ये 5 अरब डॉलर जो है ना उसका आउटकम है। ये चीजें हम ठीक कर पाए अगले 2 सालों में, 1.5 सालों में, 3 सालों में, तो मुझे लगता है कि फिर हम ये 5 अरब डॉलर नहीं बल्कि इसमें बहुत ज्यादा जो फॉरेक्स है वो ऐड कर सकेंगे उल्टा। सलीम साहब, मेरे पास 40-50 सेकंड है। ये फरमाइएगा कि इसका मतलब है कि ये सोचा जा सकता है कि तमाम तर इस वक्त बहुत इस पर चीज़ें और भी सवाल थे, आपकी सनतों की क्या सिचुएशन है, आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या डायरेक्शन ठीक हो गई है? मुझे तो लगता है जी, और मुझे लगता है कि, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट सीरियसली इस डायरेक्शन को मेंटेन करेगी तो आप देखिएगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, और चीज़ें जो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं उनको भी हम ठीक कर सकेंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।